दूं चाहे जितने भी बच्चे हैं। देखो, टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग एमएम अप्रोच। व्हाट इज स्टेटेड अंडर एमएम अप्रोच, दैट इज द फोर्थ अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। तीन थ्योरी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, उसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड फाइनली द फोर्थ अप्रोच दैट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज एमएम अप्रोच। टुडे वी विल स्टडी रिगार्डिंग एमएम अप्रोच। व्हाट इज स्टेटेड अंडर एमएम अप्रोच, इनका क्या मानना है। ठीक है, Modigliani and Miller. This approach was basically propounded by Modigliani and Miller. What what is stated by Modigliani and Miller under this particular approach? What is their opinion? उन लोग का ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग बोथ द थिंग्स, दोनों चीजों के बारे में। किन दोनों चीजों के बारे में? नंबर वन, द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, कि कोई भी बिजनेस फर्म या कोई भी कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं, यानी डेप्ट इक्विटी की कंपोजिशन से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं, whether this particular decision or whether such kind of decisions they are going to affect the second component, that means the value of the firm, whether these decisions affect value of the firm or not. This is stated by Modigliani and Miller, or the fourth theory of कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। ठीक है, आज इसी को हम लोग को पढ़ना है। एक चीज मुझे आप लोग कोई बताइए, अगर किसी को याद हो तो, ड्यूरिंग माय फर्स्ट क्लास इन द सेंस, इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इस यूनिट को स्टार्ट करते वक्त, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाते वक्त, मैंने पहले दिन आप लोग को बताया था कि देयर आर सर्टेन एजम्पशंस, कुछ ऐसे एजम्पशंस हैं विच आर बेसिकली मोर और लेट कंसर्न विद द थ्योरीज। जो चारों थ्योरीज में किसी में कुछ लिया गया है, किसी में कुछ लिया गया है, एजम्पशंस लिया गया है। वन ऑफ द एजम्पशन वाज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट टैक्स। एक एजम्पशन मैंने वहां पे बताया था कि कॉर्पोरेट टैक्स नाम की चीज से रिलेटेड कुछ एजम्पशन बताया था, वो किसी को याद है? सर कहा गया था कि कॉर्पोरेट टैक्स इग्नोर कर दिया गया है, बट उसको फिर बाद में इंट्रोड्यूस किया है ऐसे। Yes, very good. Under that particular assumption, what was stated by me during or related to corporate tax, that two statements were there. Number one, first statement was there, no, there are no corporate taxes. अधिकतर थ्योरी, मतलब चारों थ्योरी ये जरूर मानती है कि कॉर्पोरेट टैक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। दैट मीन्स कंपनीज आर नॉट बाउंड टू गिव एनी काइंड ऑफ टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनीज को कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना होता है, ऐसा एज्यूम कर लिया गया है। तो ऐसा एजम्पन्स मोदिग्लानी मिलर के द्वारा भी एज्यूम किया गया है, बट ओनली इन द फर्स्ट पार्ट। दैट मीन्स एमएम अप्रोच इज बेसिकली बेस्ड अपॉन टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स or two important categories. The first category is assumption when MM और Modigliani Miller assumes that there are no corporate tax. पहली भाग में वो क्या मान के चल रहे हैं? पहली पार्ट में वो मानते हैं कि देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। देन ही स्टेट्स अबाउट द रिलेशन बाय एज्यूमिंग दैट देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। ही बेसिकली states certain things about whether the capital structure decisions are going to have any impact upon the value of the firm or not. अगर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता है तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्या वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट करती है कि नहीं करती है, ये उन्होंने बताया है। एंड इन द सेकेंड सेगमेंट बेसिकली ही रिवोक्ड दैट पर्टिकुलर एजम्पशन। उन्होंने उस एजम्पशन को हटा दिया कि नहीं नहीं, एजम्पशन नहीं होता है, ये गलत चीज है। मतलब उन्होंने क्या मान लिया कि यस, कॉर्पोरेट टैक्सेस आर देयर, कंपनीज आर बाउंड, कंपनीज आर सपोज टू पे कॉर्पोरेट टैक्सेस। मुदगिलानी मिलर ने माना कि नहीं नहीं, कॉर्पोरेट टैक्सेस तो दिया जाता है। ठीक है, तो अंडर दैट पर्टिकुलर एजम्पशन, आफ्टर एज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यस, corporate taxes are there, he basically states the relationship between the capital structure decisions and the value of the firm। जब उन्होंने दूसरे समय ये माना कि हाँ हाँ कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है, तो फिर उन्होंने अलग तरीके से परिभाषित किया कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस चीज पे, इस पर्टिकुलर चीज पे, क्या नाम है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस का वैल्यू ऑफ द फर्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो क्या होता है वो उसको उन्होंने पूरा ब्रीफली इसको डिफाइन कर रखा है। ठीक है, इसी चीज को आज हम लोग देखेंगे। in order to understand these two statements given basically by Modigliani and Miller, firstly you will have to understand one concept, that is arbitrage। मैंने ये भी कहा था कि लिवरेज समझना होगा चारों थ्योरी को समझने के लिए, तो लिवरेज आप लोगों ने समझा, बट एक दूसरा कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेज, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेज। ये समझोगे तो ही मोदगिलानी मिलर अप्रोच को समझ पाओगे।
टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेज? आर्बिट्रेज के बारे में या क्या आप लोगों ने कुछ सुना है या कुछ भी जानते हैं तो मुझसे बताइए, अदरवाइज फिर मैं बताता हूँ। आर्बिट्रेज। सर इसमें बोला गया है शायद कि दो फर्म जो हैं वो पूरी तरीके से आइडेंटिकल हैं, बस उनके कैपिटल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हाँ वो तो मोदिलानी मिलर में बोला गया है ना। मैं पूछ रहा हूँ आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है। अच्छा चलो ठीक है, इसको मैं इतना पहले ही समझा जानता देता हूँ। थोड़ा सा मैं आर्बिट्रेज प्रोसेस को पहले समझा देता हूँ, फिर हम लोग इस अप्रोच पे आएंगे। देखो आर्बिट्रेज, अच्छा आर्बिट्रेज से पे जाने से पहले आप लोग क्या समझते हैं ये मुझे बताइएगा। कि सपोज अ कंपनी इज देयर, कोई एक कंपनी है, मान लो इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, RIL। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जिसके शेयर्स लिस्टेड है। इसके शेयर्स लिस्टेड है। मान लो इसके शेयर्स लिस्टेड है ओवर 2 स्टॉक मार्केट्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों स्टॉक मार्केट पे इसके शेयर्स लिस्टेड हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो कंपनी कितनी है, एक। शेयर्स कितने हैं, यानी शेयर्स का नेचर एक है। शेयर्स भले ही 1000 शेयर्स लिस्टेड हो, लेकिन नेचर तो एक ही है ना। ठीक है, तो रिलायंस के ही शेयर्स हैं, तो एक टाइप के शेयर्स हैं। ठीक है ना। हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर वेयर इट हैज बीन लिस्टेड? दो। मैंने दो का नाम लिया, NSE एंड BSE। मान लो दो ही पे लिस्टेड है तो। नाउ टेल मी whether the prices of the Reliance Industries share listed over NSE and BSE will be 100% same, or price at BSE will be higher than NSE, or third price at NSE will be higher than BSE। इन तीन कंडीशंस में कौन सी कंडीशंस होगी? किसी कंपनी का एक शेयर है और वो एक शेयर जो है दो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, तो लिस्टेड है तो किसी प्राइस पे लिस्टेड होगा। कोई तो उसकी प्राइस होगी, जो कोई तो उसकी मार्केट वैल्यू शेयर्स होगी, मार्केट वैल्यू होगी एक कोई। तो क्या वो एक ही मार्केट वैल्यू पे दोनों स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होता है, कि किसी एक मार्केट में मान लो NSE में कम है और BSE में ज्यादा प्राइस पे लिस्टेड है? यानी अगर 100 रुपए का शेयर है तो 99 रुपीज पे NSE में लिस्टेड है, और मान के चला जाए कि 101 पे या 100 रुपए पे, 100 रुपीज पे BSE पे लिस्टेड है। ये कंडीशन होगा, या BSE पे हाई प्राइस पे लिस्ट होगा और NSE पे लो प्राइस पे लिस्ट होगा। इन तीन कंडीशंस में आप लोगों को क्या लगता है? अरे कुछ भी बताओ यार, इसमें इतना सोचना नहीं चाहिए। मैं तो केवल आप लोग की सोच वो कर रहा हूँ, तो गलत हो सकती है सोच। भाई जब तक मैंने नहीं आई पढ़ा तब सर तक सेम मेरी सोच होना भी गलत चाहिए, थी। आई थिंक सेम होगा। प्राइस आई सेम होना चाहिए। आई थिंक सेम होना चाहिए। दैट मीन्स यू ऑल डू नॉट नो एग्जैक्टली, बट सर। इन योर ओपिनियन, आपके सुझाव से आपका मानना है कि ये सेम होना चाहिए। हाँ कोई और बोल रहा था, मेरे बताओ ख्याल जल्दी। से सर जो मार्केट की वैल्यू ज़्यादा है सर उसमें उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, और जिसकी कम है उसकी कम होगी। जैसे मान लेते हैं कि बॉम्बे एक्सचेंज वाले में कम है तो उसकी उसमें शेयर की प्राइस कम होगी, और नेशनल वाले में ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा होगी। अच्छा, अच्छा इसके पीछे और ऐसा क्यों सोच रहे हो? मान लो कि बॉम्बे स्टॉक, क्या मान ले, जैसे आप क्या बोल रहे हो कि उसकी हाई वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये आप कैसे बता सकते हो? सपोज इसको मैं थोड़ा और क्लेरिफाई करूं। एज एन इन्वेस्टर, मान लो आनंद सिंह नाम का कोई इन्वेस्टर है, एंड आई हैड टू परचेस वन सिक्योरिटी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। मुझे एक शेयर खरीदना है, ठीक है। तो मैं किस तरफ जाऊंगा? मैं कौन से शेयर को खरीदना पसंद करूंगा, जिसके दाम ज्यादा है कि जिसके दाम कम है? जिसके दाम कम कम है, है। ऑब्वियस है। एज ए इन्वेस्टर मैं तो सोचूंगा मुझे रिलायंस का ही शेयर खरीदना है ना। जरूरी थोड़ा ना कि मैं BSE या NSE से खरीदूं मैं। यस सर। मेरी कमिटमेंट BSE या NSE के प्रति नहीं है, मेरी कमिटमेंट रिलायंस के शेयर के प्रति है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ही समझ लो कि मान लो आपको किसी किसी को कोई एक वुडलैंड का जूता खरीदना है, ठीक है। और आपको पता है कि सिगरा पे भी एक वुडलैंड का शोरूम है और मान लो लंका पे भी शोरूम है। अगर दोनों में प्राइस डिफर करेगा, मान लो आपको पता चल रहा है कि लंका वाला जो है 1000 रुपए कम पे बेच रहा है, तो आप कभी भी सिगरा जाओगे? नो सर। ना सर। कभी नहीं जाओगे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट खरीदना है, आप सिगरा घूमने नहीं जा रहे हो। योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू परचेस अ शू ऑफ वुडलैंड,
And since you are 100% confirmed that Lanka, the shop of Lanka, the woodland store of Lanka generally sells the securities or the shoes at a lower prices. ठीक है, देखो अब समझो, यहाँ पे बात समझो। देखो आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? बेसिकली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, during a very certain period of time, say within for 10 seconds, for within hardly 1 minute, 2 minute and so on, 1-2 मिनट के लिए मुश्किल से मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती है when a share is listed over large number of stock exchanges, generally the prices are same, generally price बिल्कुल सेम होता है, but there are few instances, there are few time periods, there are few time intervals during which the prices of the same security is at low price at any specific market, and the price of the same security is high in another stock market. बीएससी एनएससी किस पे ज्यादा है कम है ये हम नहीं कह सकते हैं, वो किसी पे भी हो सकता है, बट ड्यू टू परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन एट अ स्पेसिफिक स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, किसी एक स्टॉक मार्केट में अचानक से अगर खरीदारों की लाइन, जैसे मैं किस स्टॉक मार्केट में परचेस करूंगा, बीएससी या एनएससी, ये तो कंफर्म नहीं है, तो ऐसे ही भारत में जितने भी परचेजर हैं, हो सकता है एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम सबने एनएससी को ही प्रीफर कर दिया, ठीक है, तो ज्यादा लोग खरीदेंगे तो प्राइसेस वहां की चढ़ने लगेंगी, मतलब हाई होने लगेंगी, तो वेरी फॉर ए वेरी स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, दैट ड्यूरेशन इज वेरी वेरी लो, इट मे बी फॉर सेकेंड्स, इट मे बी फॉर फ्यू मिनट्स, 1-2 मिनट का समय ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा जल्दी प्रिवेल नहीं करता है, लेकिन सिक्योरिटीज की एक ही सिक्योरिटी की प्राइस में डिफरेंस आ जाती है, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि मान लो अचानक से एनएससी में कुछ ज्यादा लोग खरीद लिए, तो रिलायंस की एक शेयर का दाम वहां पे मान लो 99.95 है, और दूसरी जगह क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा नहीं हो रही है तो मान लो वहां पे 99.50 है, यानी 0.45 का डिफरेंस है, बट डिफरेंसेस कैन बी देयर फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नाउ द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज का जो प्रोसेस है, इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द ब्रोकर्स, वो ब्रोकर से संबंधित होता है, अंडर विच द ब्रोकर्स दे जनरली परचेस द सिक्योरिटीज फ्रॉम द स्टॉक मार्केट वेयर इट इज बेसिकली ट्रेडिंग एट अ लोअर प्राइस, एंड दे सेल द सेम सिक्योरिटीज एट अ स्टॉक एक्सचेंज वेयर द सेम सिक्योरिटीज आर जनरली ट्रेडेड एट अ हायर प्राइस। ब्रोकर्स क्या करते हैं कि एक स्टॉक मार्केट, कोई भी बीएससी या एनएससी कोई भी, वहां पे एक सिक्योरिटी के दाम में अगर डिफरेंस है तो वो क्या करते हैं, कम दाम वाले से तुरंत खरीद लेते हैं, और खरीद के उसको बेच कहां देते हैं, ज्यादा दाम वाले पे उसको तुरंत बेच देते हैं, तो जो डिफरेंशियल प्राइस होता है दैट इज देयर प्रॉफिट, एंड दैट इज अर्नड विद इन अ वेरी शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम। एंड व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस और आर्बिट्रेज प्रोसेस, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस, द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज गेट सेटल्ड, वो बिल्कुल दोनों बराबर आ जाता है। क्यों आता है? बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस, because the brokers used to purchase a security at a lower prices from one stock market and then sell the same security at a higher price to the other stock market. And what is the outcome, or what happens after the arbitrage process? Basically the outcome is that the prices of the same security at both the stock exchanges they are leveled, वो बिल्कुल एक बराबर हो जाता है, ठीक है, तो मोस्टली लेवल पे ही चलता है, लेकिन जैसे ही कुछ कहीं का कम होता है तो तुरंत ब्रोकर्स एक्टिव हो जाते हैं, वो उसको कम दाम वाले को खरीद के हाई दाम वाले पे बेच देते हैं। सो दिस प्रोसेस इज रिगार्डेड एज आर्बिट्रेज, एंड मोदिग्लानी एंड मिलर, that particular he has basically explained his concept on the basis of arbitrage process का को हवाला देते हुए या इसका एग्जांपल देते हुए उन्होंने अपनी मोदिग्लानी एंड मिलर एमएम अप्रोच को प्रूव किया है, ठीक है। ये आर्बिट्रेज प्रोसेस में किसी को कोई डाउट रह गया है तो मुझसे पूछ ले, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ता हूं। किसी को कोई डाउट रह गया है? चलो ठीक है, तो अब मैं केवल आर्बिट्रेज प्रोसेस को वर्ड को पढ़ूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, मैं ये समझूंगा कि आप लोग को मतलब समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं आगे। देखो मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच, it is popularly known as MM approach. Now this MM approach is
specifically for capital structure theory. ये capital structure theory की MM approach है, because MM approach is basically we can see that there are large number of MM approaches. अलग अलग चीजों के लिए, dividend के लिए, सबके लिए अपना अलग अलग ये MM approach दिया हुआ है. But this MM approach is basically for capital structure theory. Now, the MM approach supports the net operating income approach relating to the independence of the cost of capital at any level of debt equity capital. नेट ऑपरेटिंग में क्या कहा गया था कि डेप्ट इक्विटी की चाहे कॉम्पोजिशन चाहे कुछ भी आप कर दो, 10 से 90 कर दो या 90 to 10 कर दो, 50-50 कर दो, 60-40 कर दो, और एनी लेवल ऑफ डेप्ट इक्विटी रेशियो, बट what is the impact upon the cost of capital? The cost of capital remains the same. That means the weighted cost of capital remains the same. वो फ्लैट लाइन था. फ्लैट लाइन मतलब हर पॉइंट पे बिल्कुल सेम. फ्लैट लाइन का मतलब एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल था. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो उसी को ये भी सपोर्ट करता है. ठीक है, कैसे आगे डिफाइन करता है देखा जाए. हाउएवर, वेयर द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज मियरली डेफिनेशनल, यानी नेट ऑपरेटिंग अप्रोच विच वाज प्रोपाउंडेड बाय डेविड डुरंट. तो डुरंट साहब ने वहां पे केवल डेफिनेशंस के द्वारा ही समझाया था कि ये फ्लैट लाइन होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा उसको उन्होंने कॉन्सेप्चुअल, एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल मैनर में समझा दिया था, लेकिन उसकी बिहेवियरल सिग्निफिकेंस को नहीं बताया था. बट MM approach has defined whatever was stated by NOI approach, that means net operating approach, but he has proved this particular thing or this particular concept with the help of certain behavioral significance. कुछ जो प्रैक्टिस में चीजें होती हैं, जो एक्चुअल प्रैक्टिस में की जाती हैं, उनका एग्जांपल्स देते हुए MM अप्रोच ने इस पर्टिकुलर थ्योरी को समझाया है. ठीक है, कि उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है. NOI अप्रोच को ही वो उन्होंने लिया है. ये बताइए, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का क्या मानना था? क्या जो डिसीजंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म कि नहीं करते हैं? सर नहीं करते. नहीं करते हैं. ठीक है, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम का मानना था कि नहीं करता है, यानी आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को चाहे जितना भी चेंज कर लो, वो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्या है, फ्लैट है, वो बिल्कुल फ्लैट रहेगा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, और उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. ठीक है, तो उसी चीज को, नेट ऑपरेटिंग इनकम को ही ये भी मानता है MM अप्रोच, बट उसकी बिहेवियरल सिग्निफिकेंस को ये बताता है, उसको अपने तरीके से जस्टिफाई करता है कि क्यों हम ऐसा मान रहे हैं. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. द MM अप्रोच ऑफर्स ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन फॉर दिस एंड आर नॉट कंटेंट विथ मियरली स्टेटिंग द प्रोपोजिशन. है ना, केवल और केवल डेफिनेशनल या कॉन्सेप्चुअल चीजों से ये प्रूफ नहीं कर रहा है. ये किस चीज से प्रूफ कर रहा है? यानी MM अप्रोच उस चीज को, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है किस पे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे या वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. इसको ये ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन के द्वारा बताते हैं. यानी कुछ ऐसी चीजें जो वास्तविकता में होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसको जस्टिफाई किया गया है. बेसिकली ये जो ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन है, इट इज suggesting regarding or it is talking regarding the process of arbitrage process की ही ये बात कर रहा है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. देखो, एजम्पशंस ऑफ MM अप्रोच, हर थ्योरी किसी एजम्पशंस पे ही बनी है, बट एजम्पशंस ऑफ MM अप्रोच इज क्वाइट डिफरेंट. यहाँ पे कुछ डिफरेंट भी है. क्या है उसको देख लिया जाए. नंबर 1, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म आर इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर. इसका क्या मानना है उसको इसने एज्यूम कर लिया है. यानी MM अप्रोच मानता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना भी बदलाव कर दिया जाए, यानी डेप्ट इक्विटी में कितना भी आप बदलाव कर दीजिए, डेप्ट इक्विटी की रेशियो चाहे जो भी हो, 10:90 हो या 90:10 हो, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म आर इंडिपेंडेंट. कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस का वैल्यू ऑफ द फर्म या कॉस्ट ऑफ द कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये अलग अलग चीजें हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. नंबर 2, द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%. दैट मीन्स जो नेट ऑपरेटिंग में भी माना था, यानी जो भी whatever profits are earned by the company, all profits are basically distributed among the existing shareholders in the form of dividend. ठीक है, इनका मानना है कि जो भी कंपनी के पास प्रॉफिट होता है उसको वो लोग डिविडेंड के रूप में 100% डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे दो चीजें कंक्लूड हम लोग करेंगे. नंबर 1, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स.
कॉर्पोरेट टैक्स नाम की चीज होती ही नहीं है, क्योंकि भाई प्रॉफिट में से ही टैक्स दोगे ना। लेकिन यहाँ तो तुम पूरा प्रॉफिट को ही पूरा 100% डिविडेंड के रूप में बांट दे रहे हो, मतलब टैक्स का कॉन्सेप्ट आप मान नहीं रहे हो। और दूसरा चीज, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, यानी वो कंपनी डिविडेंड 100% अगर बांट दे रही है तो रिटेन क्या करेगी? रिटेन्ड अर्निंग का तो कोई चांस ही नहीं रहेगा, है ना। प्रॉफिट में से ही रिटेन किया जाता है ना, और रिमेनिंग अमाउंट को डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है। लेकिन क्योंकि रिटेन कर ही नहीं रहे हो, या 100% जब डिविडेंड बांट दे रहे हो, तो रिटेन अर्निंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से दो चीजें हम निकाल रहे हैं। पहला चीज, कॉर्पोरेट टैक्सेस आर इग्नोर्ड, एंड नंबर टू, रिटेन अर्निंग्स आर जीरो। ठीक है, नाउ थर्ड एजम्पशन, बिजनेस रिस्क इज इक्वल अमंग ऑल द फर्म्स, यानी किसी पर्टिकुलर कंट्री में या किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में जितने भी फर्म्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, सबका बिजनेस रिस्क बराबर है। यहां याद रखना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिस्क, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली रिस्क, केवल रिस्क की हम नहीं बात कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक रिस्क विच इज रिगार्डेड एज बिजनेस रिस्क। हम लोग केवल बिजनेस रिस्क की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल रिस्क और ओवरऑल रिस्क, नो। हमारा ये मानना है कि बिजनेस रिस्क जो होता है वो हर फर्म में बराबर होता है। बिजनेस रिस्क मैं बहुत बार डिफाइन कर चुका हूं, फिर भी एक बार सुन लो। यानी वह सिचुएशन जिसमें कोई कंपनी अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी बियर ना कर पाए, प्राप्त ना कर पाए, ठीक है, यानी अब वो ऑपरेट कर ही नहीं सकती। तो ये एमएम अप्रोच मानता है कि नहीं, बिजनेस रिस्क जो है हर कोई प्राप्त कर लेगा, ये हम मान के चल रहे हैं। और क्योंकि हर कोई प्राप्त कर लेगा, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल अमंग ऑल द फर्म्स। बिजनेस रिस्क इज इक्वल अमंग ऑल द फर्म्स, सब में बराबर है। नाउ नेक्स्ट, देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। ये मैंने बताया था, क्योंकि डिविडेंड रेशियो को इन्होंने 100 माना है, तो यहां पे मान लिया कि चलो कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है। बट दिस एजम्पशन वाज रिमूव्ड लेटर ऑन। बट जब ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ मोदिगलन एंड मिलर का, तो उन्होंने लेटर ऑन क्या कर दिया, इस एजम्पशन को रिवॉक कर दिया, यानी इसको हटा दिया, और फिर ये एज्यूम कर लिया कि यस, कॉर्पोरेट टैक्सेस आर देयर और इट मे बी देयर। ऐसा हो सकता है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस हो, कॉर्पोरेट बॉडी है तो भाई हो सकता है कि गवर्नमेंट टैक्स लेती हो। जरूरत नहीं है कि हर देश में जो है टैक्स बिल्कुल जीरो होता है, हो सकता है टैक्स हो। तो इन्होंने एज्यूम को पहला माना कि कोई नो कॉर्पोरेट टैक्सेस है। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी को डिफाइन किया है, दो पार्ट्स में किया है। पहली पार्ट में उन्होंने माना है कि नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, और दूसरी पार्ट में क्योंकि उन्होंने रिमूव कर दिया इस एजम्पशन को, तो रिमूव करने का मतलब वो क्या मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्सेस होती है। तो दो पार्ट्स में इसको डिफाइन किया है। नाउ फिफ्थ वन, जो इसका यूनिक फीचर है मोदिगलन एंड मिलर का, कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट इज देयर। किसी भी देश में जो कैपिटल मार्केट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के मार्केट हैं, जहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, ठीक है, वो परफेक्ट सिचुएशन पे है, वो परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। नंबर वन, इन्वेस्टर्स आर रैशनल, यानी वहां इन्वेस्टर्स बिल्कुल रैशनल है। ठीक है, रैशनल का एक एक तरीके से आप ये भी मान सकते हो, दे आर नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स, ठीक है, दे आर नॉट स्लैंटिंग, वो किसी की तरफ झुके हुए नहीं है। जैसे भारत में अगर मैं किसी किसी से पूछूंगा, जैसे मैं आप लोग को अक्सर, आप लोग मुझे बताइए कि मैं किस कंपनी का अक्सर एग्जांपल देता हूं। सर रिलायंस, अडानी। यस, वेरी गुड, रिलायंस अडानी। तो कोई कह सकता है, हो सकता है कोई ये एज्यूम कर ले कि सिंस सर इज गिविंग मोर एंड मोर एग्जांपल्स रिगार्डिंग रिलायंस, रिगार्डिंग अदानी, सो ही माइट बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स बोथ काइंड ऑफ कंपनीज। हो सकता है वो इंक्लाइंड हो, वो उस कंपनी के प्रति क्या हो, इंक्लाइंड हो, उसकी तरफ झुके हुए हो, ऐसा मान सकते हो। तो हम ऐसे इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैसे इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं हु आर रैशनल, जो किसी के प्रति इंक्लाइंड नहीं है। ठीक है, जो किसी भी कंपनी के प्रति इंक्लाइंड नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक एक चीज सुन लो, क्योंकि ये बात आ गई है इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि मैं क्यों एग्जांपल देता हूं। ठीक है, रिलायंस या अडानी का अगर मैं एग्जांपल बिल्कुल देता हूं, तो ऐसा ज्यादा क्यों देता हूं। ठीक है, मान लो मैंने कुछ कंपनियों का नाम दिया, मान लो मैंने कहा कि एस्ट्रल कंपनी, प्रेसमैन कंपनी। ठीक है, क्या आप लोगों ने इन कंपनियों का नाम सुना है? प्रेसमैन का किसी ने भी नाम सुना है? नो सर। नहीं सुना है। नो। जबकि उसकी खासियत सुन लो, इट इज ओनली कंपनी इन आवर कंट्री विच इज ऑफिशियल पार्टनर ऑफ गूगल। एडवर्टीजमेंट के क्षेत्र में एकमात्र कंपनी है जो गूगल की ऑफिशियल पार्टनर है भारत में। तो इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। बट
क्योंकि उसका एग्जाम्पल नहीं देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सिंस दे आर नॉट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद कैपिटल मार्केट, सो दे माइट नॉट बी अवेयर अबाउट द कैपिटल मार्केट, है ना। लेकिन अब मैं रिलायंस की, आप अपने फादर मदर से भी अगर बात करोगे, हो सकता है वो कैपिटल मार्केट से बिल्कुल ना जुड़े हों, लेकिन क्या वो रिलायंस का नाम लेते ही समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे? समझ यस जाएंगे सर। सर। समझ जाएंगे, ज्यादा चांसेस है कि समझ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग समझ जाएंगे, बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा लोग समझ सकते हैं, बिकॉज दैट इज पॉपुलर कंपनी। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव वही रहता है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। बट लोग मान सकते हैं कि सर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स दोज पर्टिकुलर कंपनीज, वो उनकी तरफ इंक्लाइंड है, झुके हुए हैं। ठीक है, तो वैसे इन्वेस्टर्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। बेसिकली परफेक्ट कैपिटल मार्केट में वैसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो रैशनल होते हैं, जो किसी भी कंपनी के प्रति झुके हुए नहीं है, मतलब एक नजरिए से सारे कंपनी को देखते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए सारे कंपनियों में तैयार रहते हैं। ठीक है। नंबर टू, ईच इन्वेस्टर हैज द सेम इंफॉर्मेशन। मतलब कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जिसको ज्यादा इंफॉर्मेशन है या जिसको कम इंफॉर्मेशन है, नहीं। जितने भी उस मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, who are willing to invest, who are willing to invest their money in the capital markets, they are having same kind of information, सबको बराबर इंफॉर्मेशन मिली हुई है, सबको एक ही इंफॉर्मेशन प्राप्त है और सेम इंफॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स आर फ्री टू बाई सेल सिक्योरिटीज। हर इन्वेस्टर कंप्लीटली फ्री है, वो चाहे शेयर को जब भी खरीदे, चाहे शेयर को कभी भी सेल करे। बेसिकली ये एजम्पशन क्यों रखा गया है वो भी समझ लो। बेसिकली स्टॉक मार्केट पे समय समय पे कई शेयर्स को ब्लॉक भी कर दिया जाता है रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा। ठीक है, जैसे एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, सर्किट ब्रेकर्स। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर्स बेसिकली सेबी लगा देती है कई कंपनियों पे। क्यों? क्योंकि किसी में अगर अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो रहा है या अनएक्सपेक्टेड फॉल हो रहा है, तो माना जाता है, सेबी एज्यूम कर लेती है कि नहीं इसमें कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि गलत हो रहा है इसलिए अनएक्सपेक्टेड राइज हो रहा है या अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल हो रहा है। तो वैसे शेयर्स पे फॉर अ टाइम बिंग सेबी क्या करती है, सर्किट ब्रेकर लगा देती है, रोक देती है, उसकी ट्रेडिंग को रोक देती है। ठीक है, तो ये एजम्पशन है परफेक्ट कैपिटल मार्केट में, ये बिल्कुल नहीं होगा। इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज फ्री टू बाई एंड सेल देयर सिक्योरिटीज। वो कभी भी किसी से शेयर को खरीद सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रुकावट हर्डल नहीं होगी। ठीक है, ये माना गया है। नेक्स्ट, देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। हम लोग जानते हैं देयर आर ब्रोकरेज चार्जेस, देयर आर ट्रांजेक्शन चार्जेस, देयर आर स्टॉक एक्सचेंजेस चार्जेस, देयर आर रेगुलेटरी बॉडी चार्जेस, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। तो ट्रांजेक्शन का तो कॉस्ट होता है, कोई भी शेयर बेचोगे या खरीदोगे तो सब में कहीं ना कहीं ब्रोकरेज तो आपको देना ही देना होगा। बट यहाँ क्या मान के चल रहा है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट इज दैट मार्केट वेयर देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। आप बाय करो, सेल करो, शेयर्स को खरीदो बेचो, लेकिन ट्रांजेक्शन के नाम पे आपको कोई पैसा नहीं देना है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। एंड लास्ट वन, सिक्योरिटीज आर इनफाइनेटली डिविजिबल। यानी किसी भी सिक्योरिटी को आप इनफाइनेटली डिविजिबल कर सकते हो। तो ये तो खैर इंडिया में भी होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये नाम सुने हो, स्प्लिटिंग द हायर डिनोमिनेशन वैल्यू ऑफ शेयर्स इनटू लोअर डिनोमिनेशन। ये मैंने आप लोग को पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ाया होगा कि किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू की, मान लो किसी के 100 रुपीज पर शेयर उसका आज का डेट में दाम है। ठीक है, तो पर शेयर उसकी प्रॉफिट 20 रुपीज है। अब 20, अगर वो ज्यादा दिख रहा है प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट को कम करने के लिए बेसिकली कंपनी क्या करती है, स्प्लिटिंग इन द डिनोमिनेशन वैल्यू ऑफ द शेयर्स कर देती है। मान लो उसको 10 टाइम्स स्प्लिट कर दिया, तो अब शेयर के एक वैल्यू की दाम कितनी हो जाएगी? 100 रुपीज का शेयर था और उसको 10 टाइम्स स्प्लिट कर दिया गया, या 10 टाइम्स, 10 टुकड़ों, हाँ कितना हो टेन जाएगा? ₹10। टेन now रुपीज tell now tell me what will be the profit per share in case of ₹10? What will be the profit per share of the company? देखो 100 रुपए पे प्रॉफिट कितना था, 20 पर शेयर। नाउ 100 हैज बीन स्प्लिटेड इनटू 10, 10 into 10, 10 टुकड़ों में कर दिया गया। तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट पर शेयर नाउ? ₹2। 20 जो था पर शेयर प्रॉफिट था, अब वो क्या हो गया है, ₹2 पर शेयर, क्योंकि वो तो डिवाइडेड बाई 10 हो चुका है।
ठीक है। तो बेसिकली कंपनियां ये करती हैं, दे स्प्लिट द डिनोमिनेशन, दे स्प्लिट द हायर डिनोमिनेशन वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अक्सर कंपनियां करती हैं ताकि प्रॉफिट की सिचुएशन को थोड़ा सा डाउनग्रेड किया जा सके या दिखाया जा सके। एक्चुअल पोजीशन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। बट ये परफेक्ट कैपिटल मार्केट में एमएम अप्रोच क्या सोचता है कि ऐसी कोई भी कंडीशंस क्या होती है, सिक्योरिटीज आर इनफाइनाइटली डिविजिबल। वो बिल्कुल कर सकता है, 10 टाइम्स ही नहीं 100 टाइम्स भी कर सकता है। यानी 100 शेयर्स के जो 100 की वैल्यू है, तो एक एक रुपए की भी वैल्यू कर सकता है, उसको इनफाइनाइटली डिविजिबल ये कर सकता है, इस पे कोई भी रोक नहीं है, ठीक है। तो सो दीज आर सम ऑफ द एजम्पशंस विच आर एज्यूम्ड अंडर एमएम कैपिटल अप्रोच। लेकिन हम लोग जानते हैं कि दीज एजम्पशंस आर नॉट 100%, दे आर नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड और इम्प्लीमेंटेड बाय एनी कैपिटल मार्केट। दुनिया के किसी कैपिटल मार्केट में सारी की सारी चीजें नहीं लगाई जा सकती हैं। इन्वेस्टर रेशनल नहीं होगा, ये हम लोग मान सकते हैं। ये जैसे ये पांचवा ये जो है, ये तो मैंने कहा कि इंडिया में ये चीज किया जाता है, लेकिन यहाँ केवल पांचवे की तो बात नहीं हो रही है, ये पांचों की बात हो रही है, ठीक है। तो पांचों हर जगह संभव नहीं है, बट ही हैज एज्यूम्ड दैट एवरी कैपिटल मार्केट इज परफेक्ट। वो परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। किसी एजम्पशन में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ ले, अदरवाइज आगे बढ़े। चलो ठीक है। देखो एमएम अप्रोच, नाउ दिस थ्योरी, under this particular theory, that is MM theory, there are two important conditions. First condition is related with the fact that when there are no corporate taxes, जब corporate taxes नहीं है तो क्या होगा, और दूसरा कंडीशन है when taxes are there, ठीक है। Now as per the MM approach, the total value of the firm must be constant irrespective of the debt equity ratio। यानी डेप्ट इक्विटी रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस चाहे जो भी हो, चाहे जिस जिस हिसाब से भी आप डेप्ट इक्विटी रेशियो कर लीजिए, उसका टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये नो टैक्सेस वाले कंडीशन में है। नाउ द ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन फॉर एमएम अप्रोच इज द आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस का हवाला देते हुए उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई किया है। देखो कैसे होता है, when taxes are ignored, जब टैक्सेस को इग्नोर किया जाए, यानी पहली कंडीशन जब नो टैक्स होती है, तो आर्बिट्रेज इंपैक्ट कैसे करता है। देखो ये क्या कहे हैं, द टर्म आर्बिट्रेज बेसिकली रिफर्स टू एन एक्ट ऑफ बाइंग एन एसेट और सिक्योरिटी इन वन मार्केट एट लोअर प्राइसेस एंड सेलिंग इट इन अनदर मार्केट एट अ हायर प्राइस। यानी आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है, कम दाम पे किसी एक मार्केट से एक शेयर को खरीदिए और उसी शेयर को दूसरे मार्केट पे जहां वो हायर प्राइसेस पे है उस पे बेच दीजिए, ठीक है। तो सुनने तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत आसान तरीका है, ऐसे तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। नहीं, ये होता नहीं है। ये कब होता है, इट हैपेंस ड्यूरिंग अ वेरी स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मुश्किल से कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, कुछ सेकंड्स में होता होगा, या ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट्स में जाता होगा, ऐसी हो सकती है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी यही है कि आप लो प्राइसेस खरीदो, तब तक वो हायर प्राइसेस भी और डाउनग्रेड हो जाए, तो रिस्क तो है इसमें भी, ठीक है। बट the brokers takes such kind of risk and they do this particular thing, and this whole process is regarded as arbitrage process. Now as a result, that means as the result of arbitrage process, equilibrium is restored in the market price of a security in different market, ठीक है। इसके वजह से होता क्या है, इक्विलिब्रियम आ जाती है, यानी हर मार्केट में, डिफरेंट मार्केट में एक सिक्योरिटी की प्राइस एक ही रह जाती है, ठीक है, प्राइस एक ही रह जाती है। Now the arbitrage process is essentially a balancing operation। तो जाहिर सी बात है कि आर्बिट्रेज प्रोसेस बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सिक्योरिटी प्राइसेस को बैलेंस कर देना, बराबर पे लाना, चाहे मार्केट कितने भी हो, हर मार्केट में प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी को सेम लाना। सारी सिक्योरिटीज की नहीं, एक सिक्योरिटी की प्राइसेस अलग अलग मार्केट पे सेम पोजीशन पे ला देना, उनको बैलेंस कर देना, यही आर्बिट्रेज प्रोसेस का काम है। It implies that a security cannot be sell at different prices। तो इसका दूसरा मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि एक सिक्योरिटी को अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग मार्केट में नहीं बेचा जा सकता, ठीक है। यानी अलग अलग प्राइसेस पे एक एक सिक्योरिटी को अलग अलग मार्केट में नहीं बेचा सकता। क्यों? क्योंकि हम और आप जब तक उस चीज के लिए सोचेंगे, तब तक ब्रोकर्स क्या कर देंगे, दे विल अप्लाई और दे विल यूज द आर्बिट्रेज प्रोसेस एंड दे विल बैलेंस द प्राइसेस। वो तब तक उसको बैलेंस कर चुके होंगे। जब तक आप कोट करोगे, जब तक आप प्राइसेस को कोट, आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि स्टॉक मार्केट में हम लोग डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करते हैं,
हम या आप कोई भी, हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर को प्लेस नहीं करते हैं. वी प्लेस आवर orders to brokers and brokers place the orders to the official trading platform of stock market. ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में तो एंट्री नहीं करते हैं, हम लोग ब्रोकर को ऑर्डर करते हैं और ब्रोकर हमारे बिहाफ पे स्टॉक मार्केट से शेयर को खरीदता है या बेचता है. तो उस दौरान वो क्या कर देता है, ही सेटल द प्राइसेस, वो सेटल कर देता है प्राइसेस को, ही बैलेंस द प्राइसेस. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग मार्केट पे है तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं, नहीं. आर्बिट्रेज प्रोसेस इज बेसिकली this process is basically conducted by the brokers and the basic objective is to balance the prices of a security at different stock markets. ठीक है, नाउ देखो इसको इन्होंने समझाया कैसे है, फिर वही चीज से बताया गया है. देखिए कि एमएम अप्रोच का केस ए, दैट मींस व्हेन टैक्सेस आर इग्नोर्ड. उन्होंने देखो यहाँ पे नाम दिया है डिग्री ऑफ लिवरेज. ठीक है, और वाई एक्सिस पे है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो ठीक उसी तरीके से क्या बोल रहे हैं, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म डू नॉट चेंजेस, वो बिल्कुल नहीं चेंज होता है. इट इज हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस. ठीक है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा. इसके पीछे उन्होंने लॉजिक क्या दिया था कि सिंस आर्बिट्रेज प्रोसेस इज इन ऑपरेशन. ठीक है, तो वट एवर यू आर ट्राइंग टू टेक द एडवांटेज बाय डिप्लॉइंग मोर एंड मोर डेप्ट कैपिटल, द सेम इज बेसिकली ऑफसेट बाय द इक्विटी कैपिटल ड्यू टू आर्बिट्रेज प्रोसेस. क्योंकि आर्बिट्रेज का यहाँ पे प्रोसेस चलता है, तो हर एक चीज को या डेप्ट कैपिटल से होने वाले फायदे को ऑफसेट कर दिया जाता है इक्विटी से. ठीक है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग आर्बिट्रेज में देख सकते हैं. ऐसा एमएम अप्रोच का कहना था, क्योंकि आर्बिट्रेज नाम की प्रोसेस होती है तो वो फायदा लेने से रोक देती है. ठीक है, वो इक्वली ऑफसेट कर देती है दोनों को. दैट्स व्हाई वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज सेम, इट इज हॉरिजॉन्टल और इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दैट मींस at every degree of leverage the weighted average cost of capital is same. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, at which point or what is the concept of optimum capital structure when the taxes are ignored under MM approach. What is the concept of optimum capital structure? MM अप्रोच के द्वारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग क्या कहा गया होगा जब वो टैक्सेस को इग्नोर कर रहे हैं. क्या कहा गया होगा, वो किस पॉइंट पे होगा, वो इस पॉइंट पे होगा वाई एक्सेस पे, यहाँ पे, कि वाई एक्सेस के जो डब्ल्यूएसीसी जहां कंडक्ट कर रहा है वो, कि कहां पे होगा वो. देखो ध्यान दो, डब्ल्यूएसीसी का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वही हमारा होता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. डब्ल्यूएसीसी मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है. अब बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा. सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है तो सारे पॉइंट पे हाँ, एवरी पॉइंट. नेट ऑपरेटिंग इनकम में भी तो हम लोगों ने यही देखा था कि सिंस डब्ल्यूएसीसी इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिग्री ऑफ लिवरेज, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये डिक्रीज या इंक्रीज कुछ नहीं हो रहा है. इट इज पैरेलल, दैट मींस ईच एंड एवरी पॉइंट, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आप कहीं पे भी टच करो, ईच एंड एवरी पॉइंट अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच, when he assumes that there are no taxes, then each and every point of WACC may be regarded as optimum capital structure. ठीक है, और क्योंकि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर या डब्ल्यूएसीसी जब चेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी कांस्टेंट रहेगी, उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ये इन्होंने दिखाया. देखो, द डायग्राम क्लियरली शोस दैट in the absence of taxes, a firm's value and its overall cost of capital will be same at all debt equity ratio. ये जो डेप्ट इक्विटी यानी डिग्री ऑफ लिवरेज का ये जो जितने भी अलग अलग रेशियो हैं, ठीक है, इस एक्स एक्सिस के पॉइंट, ये हर पॉइंट पे डब्ल्यूएसीसी या वैल्यू ऑफ फर्म सेम होगा. ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाला. ठीक है, ये उनका पहले कॉन्सेप्ट में कहा गया था, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उसको देख लिया जाए. इसकी लिमिटेशंस थी तभी उन्होंने दूसरा चीज सोचा. देखो लिमिटेशंस क्या थी, द एमएम थ्योरी इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द आर्बिट्रेज प्रोसेस. ये सीधा सीधा उस अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा है तो किस चीज का, आर्बिट्रेज प्रोसेस का दे रहा है. ठीक है, विच इज बेस्ड अपॉन द एजम्पशन दैट
द पर्सनल लिवरेज दैट मीन्स डेप्ट इक्विटी मिक्स इज द परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ए कॉर्पोरेट लिवरेज। जो मान के चल रहा है कि कॉर्पोरेट लिवरेज के मुकाबले ये जो पर्सनल लिवरेज है, बेसिकली आर्बिट्रेज प्रोसेस कौन करता है? एक तरीके से कोई ना कोई व्यक्ति करता है ना। सपोज आनंद सिंह खरीद रहे हैं और वो अपना डेप्ट इक्विटी या इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, या कोई ब्रोकर खरीद रहा है। बट व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट लिवरेज? कंपनी के केस में क्या उसी कॉन्सेप्ट को आप लागू कर सकते हो जो ब्रोकर स्टॉक मार्केट्स में आर्बिट्रेज प्रोसेस को कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सेटल डाउन और इन ऑर्डर टू बैलेंस द प्रोसेस? वेदर इट कैन बी applied upon the corporate leverage in 100% और in perfect sense? क्या ये perfect substitute है उसका? No. क्योंकि कॉर्पोरेट लिवरेज अलग चीज है, कंपनीज की डेप्ट इक्विटी को बैलेंस करना दैट इज डिफरेंट थिंग, और आर्बिट्रेज प्रोसेस के द्वारा स्टॉक मार्केट पे सिक्योरिटीज की प्राइसेस को बैलेंस करना दैट इज डिफरेंट थिंग। वो बिल्कुल पर्सनल नेचर का है, और यहाँ पे कॉर्पोरेट की बात हो रही है, कंपनीज की या बिजनेस फर्म्स की बात हो रही है। तो ये जो आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है 100% क्या वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट है कॉर्पोरेट लिवरेज का? ऐसा चीज उनसे पूछा गया मोदिग्लानी मिलर से कि क्या कॉर्पोरेट लिवरेज का ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट है? ठीक है, सो इट इज एक्चुअली नॉट रियलिस्टिक। तो एमएम यानी मोदिग्लानी मिलर को भी ऐसा लगा कि हाँ ये रियलिस्टिक बात नहीं है, एंड द एक्सरसाइज बेस्ड अपॉन इट इज प्योरली थियोरिटिकल। तो उन्होंने भी ये माना कि हाँ ये प्योरली थियोरिटिकल है, हम केवल एज्यूम कर रहे हैं कि क्योंकि स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट में ऐसा किया जाता है, तो सेम हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लिवरेज में भी डेप्ट और इक्विटी को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज को, उनकी प्राइसेस को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा वो एज्यूम किए थे, जो कि परफेक्ट सब्सटीट्यूट बिल्कुल नहीं है। यानी ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कॉर्पोरेट की लिवरेज को बैलेंस करने के लिए 100% नहीं लगाया जा सकता, ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। ठीक है, इसलिए उन्होंने दूसरा फिर अप्रोच दिया। ठीक है, दूसरे अप्रोच पे आते हैं। उससे पहले मुझे ये बताओ कि इस फर्स्ट अप्रोच में किसी को कोई डाउट है तो वो अभी समझ ले। ये फर्स्ट अप्रोच जिसमें उन्होंने माना था कि टैक्स नहीं होता है, टैक्सेस को इग्नोर किया था, और आर्बिट्रेज के द्वारा वो बता रहे थे कि बैलेंस हो जाता है। ठीक है, चलो अगले सेगमेंट में चलते हैं। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ टैक्स। क्योंकि पहले में मान लिया उन्होंने कि नहीं नहीं ये भी थियोरिटिकल है, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, या 100% आप नहीं कह सकते हो कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो मतलब दूसरा उन्होंने अब क्या माना कि टैक्सेस होती हैं। अब टैक्स की कंपोजिशन सेकंड कॉन्सेप्ट में उन्होंने टैक्स अगर होगा तो क्या होगा इस पे बात की है। ठीक है, नाउ एज पर द एमएम अप्रोच, इफ कॉर्पोरेट टैक्सेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द एक्सरसाइज, एमएम अप्रोच ये कह रहा है कि मान लिया जाए कि कॉर्पोरेट टैक्सेस होती हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उनको एक्सरसाइज में यानी प्रैक्टिकल चीज में मान लिया गया कि दे आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल, वो कॉर्पोरेट टैक्सेस देना है, देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन। इनका ये मानना है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस अगर देना है तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, वो डिक्लाइन करेगी, एंड सो द वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज। जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन होगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज कर जाएगी। यानी अगर किसी फर्म को टैक्स देना है तो उसकी वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाएगी, वो कम हो जाएगी, यानी एक तरीके से अच्छी सिचुएशन है। ठीक है, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाएगी और वैल्यू ऑफ फर्म अचानक से बढ़ जाएगी। यानी जो टैक्स दे रहा है उसके लिए बहुत अच्छी बात ये बता रहे हैं कि अगर कोई कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा है तो उसकी वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगी और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। उसका जस्टिफिकेशन देखो इन्होंने कैसे किया है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स आर अलाउड एज टैक्स डिडक्टिबल। क्योंकि एमएम अप्रोच ने ये कहा इसका सपोर्ट करते हुए, जैसे अक्सर हम लोग सोचेंगे कि जो ज्यादा टैक्स देता है वो उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता होगा, ऐसा हम लोग का मानना हो सकता है। ठीक है, लेकिन एमएम अप्रोच क्या कर रहा है कि नहीं, जो टैक्स ज्यादा देता है उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। यानी टैक्स ज्यादा दे रहे हो तो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगी और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। ठीक है, उसके लिए देखो उन्होंने क्या कहा है कि बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स आर अलाउड एज टैक्स डिडक्टेबल। इनका ये मानना है कि क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, डेब्ट के ऊपर देने वाला जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है, वो टैक्स में से घटाया जाता है, वो टैक्स डिडक्टेबल जो प्रॉफिट में से घटाया जाता है
है ना, जो ओवरऑल प्रॉफिट्स होती है कंपनी के पास, उसमें से उस इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, या उस पे देने वाले टैक्स उसको डिडक्ट करते हैं, उसको माइनस करते हैं, ठीक है। देयरफॉर अ लेवरेज्ड फर्म, दैट मींस अ फर्म हु हैज डिप्लॉयड मोर अमाउंट ऑफ डेब्ट कैपिटल, ठीक है। तो एक लेवरेज्ड फर्म यानी जिसने ज्यादा डेब्ट कैपिटल लगाया हुआ है, वैसी फर्म वुड हैव अ ग्रेटर मार्केट वैल्यू देन एन अनलिवरेज्ड फर्म। इसलिए एक लिवरेज्ड फर्म अगर है जिसने ज्यादा डेब्ट कैपिटल लगाया हुआ है, उसको फायदा होगा, उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अनलिवरेज्ड फर्म। एक ऐसे फर्म से जिसके पास डेब्ट कैपिटल कम है, उससे इसको फायदा ज्यादा होगा, ठीक है। फायदा ज्यादा किसको हो रहा है, जिसके पास डेब्ट कैपिटल ज्यादा है उसको फायदा होगा, जिसके पास डेब्ट कैपिटल कम है उसको कम फायदा होगा, ठीक है। दोनों में फायदा ज्यादा इसको होगा जिसके पास डेब्ट कैपिटल ज्यादा है, ठीक है। ऐसा इनका मानना है। अब ये इन्होंने क्यों कहा है ऐसा, सो एज पर एमएम अप्रोच द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी अचीव्ड बाय मैक्सिमाइजिंग द डेब्ट मिक्स इन द इक्विटी। तो इनका ये मानना है कि अगर किसी को ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, अभी मैंने क्या बताया था, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किस पॉइंट को कहा जाता है, सर जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होता है। जहां पे WACC वाली जो लाइन है वो सबसे मिनिमम पॉइंट पे हो, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो सबसे नीचे हो। तो जाहिर सी बात है वो, इनका क्या कहना है एमएम अप्रोच का, कि उनका मानना है कि वो सबसे नीचे तब होगा जब सबसे ज्यादा डेप्थ होगा। दैट मीन्स इट कैन बी अचीव्ड, दैट मीन्स ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी अचीव्ड बाय मैक्सिमाइजिंग द डेप्थ मिक्स इन द इक्विटी और इन द टोटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। यानी डेप्थ को जितना ज्यादा आप मैक्सिमाइज करोगे, वो आपकी जो ऑप्टिमम या WACC की लाइन होगी, वो कर्व होगी, वो इंक्लाइंडिंग और इट विल फॉल, इट विल डिक्रीज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना, वो नीचे गिरता रहेगा, ऐसा इनका मानना है। देखो इसको इन्होंने प्रूफ कैसे किया है। देखो व्हेन कॉर्पोरेट टैक्सेस आर एज्यूम टू एग्जिस्ट, जब माना जाता है कि टैक्स है, ठीक है, देखो इन्होंने इसको जस्टिफाई किया है। अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच द वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन विद द यूज ऑफ डेब्ट इफ कॉर्पोरेट टैक्सेस आर कंसिडर्ड, ठीक है। ये तो हम लोग अभी देखे ही है कि ये ऐसा ये मान रहे हैं कि जैसे अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस है, ठीक है, तो डेप्ट का कैपिटल का यूज करने से ज्यादा डेप्ट का यूज करने से बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनकी गिरेगी और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। बिकॉज जो डेप्ट के ऊपर दिया जाने वाला ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वो टैक्स में से माइनस किया जाता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है, ठीक है। उसको हम लोग टैक्स में से घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। सो द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल बी लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एमएम अप्रोच किस चीज की बात करती है, कर रहा है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को यहाँ पे समझो एग्जांपल से। सपोज एक किसी कंपनी ने 100 रुपए का डेप्ट को इशू किया और उस पर इंटरेस्ट था 10%, ठीक है। एक कंपनी ने 100 रुपए का डेप्ट इशू किया, यानी 100 रुपया इन्वाइट किया, और उसके ऊपर कंपनी को कितना रुपया देना है, 10% के हिसाब से इशू किया, तो मान लो 10 रुपया पर मंथ, 10 रुपीज पर मंथ उसको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। मान लो एट द ईयर एंड पे कंपनी को टैक्स के रूप में 1000 रुपए देने हैं, ठीक है। कंपनी को टोटल टैक्स जो गवर्नमेंट को देना है वो 1000 रुपीज देने हैं, ठीक है। तो कंपनी ने साल भर में इस डेप्ट होल्डर को कितना पैसा दे दिया होगा, जिस व्यक्ति के 100 रुपए को इन्वाइट किया है और एक महीने में 10 रुपया दे रहा है, 10% दे रहा है, मतलब 10 रुपया महीना दे रहा है, 120। तो 120, 12 महीने में 120 रुपया दे चुका होगा। तो इनका एमएम अप्रोच का ये कहना है कि इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उस कंपनी की कितनी रह गई, दैट 120 विल बी एक्चुअली डिडक्टेड फ्रॉम द टैक्स। जो कंपनी को 1000 रुपया टैक्स देना है उसमें से वो क्या कर लेगी, उसको माइनस कर लेगी, यानी 1000 माइनस दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट अपॉन डेप्ट, द रेस्ट फिगर विल बी गिवन एज टैक्स बाय द कंपनी टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक्चुअली में अब टैक्स कितना देगी, उसको डिडक्ट करके, ठीक है। तो ये जो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है दैट विल बी लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कम पड़ जाएगा, वो एक तरीके से इसको क्या हो जाएगा, इसको कम पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान के चल रहा है इस बेसिस पे
क्योंकि टैक्स दे भी रहे हो तो भी आपकी वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाएगी, कम हो जाएगी, और फाइनली जो क्या है वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी। क्यों? उसके पीछे इन्होंने लॉजिक दिया है कि इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल बी लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है बेसिकली वो क्या है, एक तरीके से वो कहीं ना कहीं टैक्स डिडक्टेबल होता है, तो उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा। नाउ value of a leveraged firm can be calculated on the values of basis of the following equation। उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया है कि किसी leveraged firm यानी जिसने ज्यादा डेप्ट कैपिटल को डिप्लॉय कर रखा है, और किसी उससे कम leveraged firm, ठीक है, यानी ऐसे फर्म से जिसमें डेप्ट कैपिटल ज्यादा नहीं है, तो दोनों के बीच में आप लोग उसका कैलकुलेशन कर सकते हो, किसी ज्यादा लिवरेज्ड फर्म की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? देखो इसमें VL दैट मींस वैल्यू ऑफ ए लिवरेज्ड फर्म इज इक्वल टू VU दैट मींस वैल्यू ऑफ अनलिवरेज्ड फर्म। यानी ये मान के चल रहे हैं ये ऐसी फर्म है जिसमें ज्यादा लिवरेज नहीं है, यानी डेप्ट कंपोजिशन बहुत ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा डेप्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो कम पैसे पे टैक्स देगा, या कम पैसा डेप्ट होल्डर्स को इंटरेस्ट के रूप में देगा, और कम पैसे को ही टैक्स डिडक्टेबल के रूप में वो यूज करेगा। ठीक है, तो लॉजिक ये दे रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ एन अनलिवरेज्ड फर्म प्लस अमाउंट ऑफ डेप्ट। ठीक है, टोटल जो डेप्ट जिसने इशू कर रखा है, तो अनलिवरेज्ड फर्म क्या डेप्ट ज्यादा इशू कर रखा होगा कि कम यूज कर रखा होगा? सर कम इशू सर कर कम। कम। बट व्हाट अबाउट वैल्यू ऑफ ये डेट लिवरेज्ड फर्म? ये लिवरेज्ड फर्म ये डेप्ट ज्यादा यूज करेगा कि कम करेगा? सर ज्यादा यूज करेगा। ज्यादा करेगा। और ये जो टी है दैट इज टैक्स रेट, यानी उसके ऊपर टैक्स रेट क्या अप्लाई कर रहा है। तो दोनों कंडीशंस में आप जब निकालोगे तो 100% है कि क्या निकलेगा, कि जो वैल्यू ऑफ अनलिवरेज्ड फर्म है जिसने डेप्ट कम यूज कर रखा है, तो जाहिर सी बात है कम डेप्ट यूज कर रहे हो तो कम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट अपॉन डेप्ट कम दोगे, और इंटरेस्ट अपॉन डेप्ट अगर कम दोगे तो कम ही आपका टैक्स से डिडक्ट भी होगा। तो आपको इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग किसको ज्यादा पड़ेगी? दिस वैल्यू ऑफ अनलिवरेज्ड फर्म, इसको ज्यादा पड़ेगी, और वैल्यू ऑफ लिवरेज्ड फर्म को जो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम पड़ेगी। ठीक है, उस तरीके से इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। नाउ दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट, ये इक्वेशन सीधा सीधा बताता है द वैल्यू ऑफ ए लिवरेज्ड फर्म इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ एन अनलिवरेज्ड फर्म प्लस, यानी अनलिवरेज्ड फर्म में इस चीज को भी जोड़ा जाए, टैक्स सेविंग रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ डेप्ट। जो भी ये जो यूज कर रहा है, जो डेप्ट का यूज करके जो टैक्स को सेव कर रहा है, उससे ये अपना अनलिवरेज्ड फर्म में जब इन दोनों की वैल्यू को जोड़ेगा तो इसकी वैल्यू डिटरमाइन होगी। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस है कि ज्यादा ही होगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ अनलिवरेज्ड फर्म में अगर कुछ जोड़ रहे हो जो कि पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो कुछ भी अगर डेप्ट पे टैक्स जो भी बच रहा है, कोई भी अगर पॉजिटिव चीज बच रही है, तो वो तो इसमें जुड़ रही है ना, तो जुड़ने के बाद इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी? किसी को कोई डाउट रह गया किसी पॉइंट में? डाउट हो तो समझ लो, अदरवाइज फिर इसको क्लोज करते हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल भाई। थैंक यू सर।